नमस्कार दोस्तों, काव्य कविता साहित्य रचना बातचीत के रंगमंच पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्री भगवती पौरोज विराजमान है। इन्होंने आई थिंक 79 से आपने वकालत चालू की थी। हाँ, 79। तो आज का जो हम चिंतन करने जा रहे हैं जिस विषय पे तर्क शक्ति, तर्क दर्पण, लॉजिक के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं, उस विषय का टाइटल है, सब्जेक्ट है डिप्रेशन, एंजाइटी। जो आज की जनरेशन में हमारे सराउंडिंग में लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में है, तनाव में है, वो क्या इनके टाइम में था और था कम था क्या ज़्यादा था, और आज है तो हमारे टाइम में ज़्यादा है तो क्यों है, इस पर हम एक आराम से डिस्कशन करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताइएगा। मेरी उम्र करीब 76 के लगभग हो गई और मुझे अपने वकालत करने का टाइम भी लगभग 40 वर्ष से मैं वकालत के कार्य में संलग्न हूँ। मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मैरिज ऑफिसर विवाहाधिकारी भी रहा और केंद्रीय सरकार के द्वारा मैं पब्लिक नोटरी भी हूँ, और मुझे मेरी सेवा के, सामाजिक सेवा के आधार पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा मुझे रीजनल सेंसर बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। मैं 3 साल कम से कम सेंट्रल बोर्ड का सदस्य भी रहा, सेंसर बोर्ड का सदस्य भी रह चुका हूँ। ओके, सो पौरुष जी, आपका रंगमंच में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल आपसे कि क्या आपके टाइम में, जब आपका 30s 20s या 40 की उम्र में जो आपने एक जमाना अपने समय में देखा है, उसमें तनाव ज्यादा था क्या, अब ज्यादा है आपका? उसमें आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में? तो भाई, ये बड़ा गंभीर विषय है और युग परिवर्तन के आधार पर ये सब तनाव, समस्याएं, प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, युग परिवर्तन के आधार पर ये अब पैदा हुई है। पहले तनाव तो होता था लेकिन मामूली तनाव होता था, लेकिन अब इस पीरियड में देखते हैं अधिक से अधिक व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। उसका मेन कारण मेरे सोचते ये है कि पहले जितने भी अपने परिवार जो थे, बड़े संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में एक दूसरे की बड़ी हेल्प करता था, मदद करता था, और जॉइंट फैमिली में काम का भी बंटवारा हो जाता था। छोटे से लेके बड़े से लेके, व्यक्ति से लेके जो परिवार का मुखिया होता था उसका, वो जो महिला होती थी पारिवारिक, उनका कार्य का, तो कार्य में बंट जाते थे और तनाव भी बढ़ जाता था। तो उससे तनाव बहुत मामूली होता था, लेकिन ऐसा तनाव नहीं होता था जैसा कि आज के युग में हम देख रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब एक हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, या मित्रगण, परिवार, पड़ोस में भी चाचा ताऊ हुआ करते थे, कोई अंकल नहीं बोलते थे, तो जब कोई तनाव होता था, टेंशन होता था, तो हम आपस में बांट लेते थे। और आज की डेट में तनाव है मगर हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, इसके कारण वो बढ़ रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इतना बड़ा युग परिवर्तन हुआ है कि मेरे जीवन काल में हर चीज में परिवर्तन ही परिवर्तन देख रहा हूं। आज से 50 साल पहले यहाँ की कार्य की पद्धति, पढ़ने की पद्धति, शिक्षा पद्धति, समझे कि ना,
पहनने ओढ़ने, मौसम की पद्धति, वो सब में परिवर्तित हो गया। अच्छा, तो यहाँ हम तनाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक कारण तनाव का है कि तनाव पहले भी होता था, तनाव आज भी होता है, कोई तनाव नई चीज नहीं है। पर पहले आपके साथ लोग थे जुड़ने को, जिसके आप अपनी बातें, अपना तनाव शेयर कर लिया करते थे। आज की डेट में हम अपना परिवार छोड़ के नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में आ गए हैं, तो उससे हमारे को कोई मित्रगण, यार नहीं है, परिवार नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, लिमिटेड लोग हैं, तो हम आपस में बातचीत नहीं कर पाते। तो दोस्त बनाइए, उससे शायद डिस्कस करके शायद कम। कारण ऐसा है, उस समय पुराने पीरियड में गांव से लेके शहर, शहर से लेके गली मोहल्ले तक बहुत ही चौपाले होती थी गांव के अंदर। शहर में बैठने के स्थान, जिसको अच्छे पढ़े लिखे उसको क्लब भी कह सकते थे, जिसमें क्लब में अपना काम धंधा करने के बाद, सर्विस करने के बाद रिलैक्स लेने के लिए आते थे। 5 बजे 6 बजे अपना सारे मित्रगण जो वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पे खेलने का प्रावधान था। कुछ व्यक्ति विभिन्न टाइप के खेलों में व्यस्त रहते थे और उनको तनाव महसूस नहीं होता था। अच्छा, तो ये बहुत ही रिलैक्स मिलता था। बहुत आपने सही एक बहुत अच्छी बात बताई। जो जैसे आपके टाइम में आप कलेक्ट्री से आते थे, कलेक्ट्री से आने के बाद क्लब हाउस में, क्लब में अपने मित्रगणों के साथ 2-3 घंटे बिताते थे। कोई बिलियर्ड्स खेल रहा है, कोई बैठ के बातचीत कर रहा है। अब जाके ये जो आजकल की जनरेशन में, या समझ लो नौकरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में ऑफिस है, घर है, उसके बीच का जो गैप है, ऑफिस और घर के बीच का जो गैप है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छी आदतें लाएं, संगीत की, म्यूजिक की, डांस की, लोगों से बातचीत करने की। आपको क्या लगता है उससे तनाव कम होगा? तो वो मानसिक तनाव के लिए रिलैक्स बहुत जरूरी है, और रिलैक्स के लिए स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। जब आदमी स्वस्थ होगा, सोचने की क्षमता अच्छी होगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, समझे कि ना, तो तनाव में बहुत कमी आएगी। पहले और अब की शिक्षा में बड़ा फर्क है। पहली शिक्षा थी दूसरी टाइप की थी। हम जब पढ़ने जाते थे तो विद्यालय में हमको वो एक लकड़ी की पट्टी होती थी, उसको हम बोलते थे जो है लिखने के लिए पट्टी को बोलते थे, हैं? स्लेट। स्लेट नहीं, उसको बोलते थे हम मतलब मिट्टी, वो उसकी लकड़ी की जो होती थी उस पर कागज लगाते थे, उसको पट्टी बोलते थे, पट्टी। ओ, आज की लाइफ कितनी आसान हो गई है, पेंसिल और पेपर। पट्टी। और हमारे यहाँ जो गांव में जो लकड़ी होती थी, गांव में जो जिससे मेन जो गांव थे उस पे जो है पौधा पैदा हो जाता था, तो उसके जो है डंठल को तोड़ के उस पे कलम बनाते थे, और खड़िया जिसको बोलते हैं सफेद, उसको घोटते थे, उससे हैंड राइटिंग से लिखते थे। जब हम लिख करके जाते थे तो टीचर देखता था हमारा किसका जो है राइटिंग अच्छा है, किसका जो है लिखने का वो है, तो उसमें बड़ा हमको प्रोत्साहित करते थे। अच्छा, शायद मुझे पुराना याद आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा था वो लकड़ी कहीं ना कहीं होम्योपैथी में नक्स फॉर्म का, शायद मैं गलत हूँ, नेजा उसके लिए काम आती थी होम्योपैथी में। हाँ, होम्योपैथी में भी काम आती थी, लिखने में भी काम आती थी, समझे कि नहीं वो। और उसमें थे गांव के जाते थे, हम खेतों में से निकाल लाते थे, उसको छीलते थे चाकू से और बना लेते कलम, और उसको जो है खड़िया जिसको बोलते थे सफेद, घोटने के बाद कालोच करके अपनी पट्टी पे और घोटा लगा करके, कितना मजा आता होगा, घोटा लगा करके उस पे लिखते थे। तो उस पे बड़ा कंपटीशन होता था कौन अच्छा लिखेगा, और उस समय का लेख ऐसा होता था
कि जैसे हमने किसी को जड़ित कर दिया, अच्छा खूबसूरत होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आज की पद्धति में बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, अपनी संस्कृति के अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ के जो है इंग्लिश संस्कृति में आ गए, तो मॉन्टेसरी स्कूल पैदा हो गए। पहले मॉन्टेसरी स्कूल नहीं हुआ करते, बड़ी छात्रालय होती थी, प्राइमरी स्कूल हुआ करते, टीचर बड़ी शिक्षा देते थे। सुबह जब हम बोलते थे तो एक महाराज बोलते थे, वहाँ का एक चपरासी हुआ करता था जो सरकार द्वारा नियुक्त होता था। वो बच्चों को, अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो बच्चे को लेने के लिए जाते थे, और बच्चा गायब होता तो ढूंढ के लेके आते थे उसको। ये, और उनके हाथ में एक लकड़ी होती थी डराने के लिए, साइकोलॉजिकल, वो बच्चे को पढ़ाती। और सबसे बड़ी वहां नैतिक शिक्षा दी जाती थी। नैतिक शिक्षा देने का अधिकार दोनों को था, एक माता पिता को, दूसरा अपने शिक्षक को, जो गुरु जी बोलते थे। अच्छा, तो आज मैं देख रहा हूँ जैसे 5th 6th 3rd 4th क्लास में बुक्स का लोड इतना, बच्चे के वेट से ज्यादा किताबों का वजन है। क्या आपके टाइम में भी ऐसा हुआ करता था? हमारी टाइम में किताबें बहुत कम थी, पढ़ाने की पद्धति अलग थी। अब यहाँ पद्धति बिल्कुल चेंज हो गई। बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा पट्टी क्या होती है। छोटे बच्चों को प्रेप में और उसमें दाखिल करा देते हैं, तो पहले ही उनको पेन पेंसिल द्वारा दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, तो हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं होता है और उनको तो एक सीखने का मजा भी नहीं आता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकला जो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, किताबों का वजन डालने से कभी ज्ञान अर्जित नहीं होता। आपके टाइम में भी IAS PCS अधिकारी होते थे, हमारे टाइम में भी है, तो इसका मतलब पहले भी ऑफिसर्स होते थे, आज भी ऑफिसर्स होते हैं। दूसरी चीज जो आपके कन्वर्सेशन से निकला, पहले अंकल नहीं हुआ करते थे आस पड़ोस के, गली मोहल्लों में चाचा ताऊ बाबा ये हुआ करते थे, चाहे खून के रिलेशन हो चाहे ना हो। तो एक तरीके की घनिष्ठता थी समाज में, चाचा ताऊ इन सबको लेकर। तो हमने नई पीढ़ी के बारे में बात की कि बच्चों का प्रेशर है। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस करी है, जैसे 1 + 2 के बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, IIT की, CA की, मेडिकल की, और उसके बाद बहुत लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो उनमें भी डिप्रेशन का जो रेशियो है बहुत ज्यादा दिख रहा है। उसका कारण क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखो, इसमें कई कारण हैं। पहले भी अधिकारी जिले को चलाते थे, तहसील को चलाते थे, गांव में मुखिया होता था, मुखिया की भी जिम्मेदारी होती थी। उनका नैतिक पतन नहीं था, अब नैतिक पतन भी हो चुका है। और उससे क्या होती थी, हर अधिकारी जो सरकार का नुमाइंदा है, जो पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा है, वो अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी को बहुत महत्व देता था। अच्छा, बहुत जिम्मेदारियों को महत्व देता था। और उस समय इतना क्राइम भी नहीं था। जो अपराध जो बढ़ गया है उतना अपराध नहीं था। मतलब आपके बचपन में अपराध इतना नहीं था। अपराध तो होता चला आया है, ऐसा नहीं है कि अपराध बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो उसकी कम थी। तो इससे निकाल सकते हैं कि प्रेशर काम का, अपराध का ज्यादा आया, तो लोगों के दिमाग में ज्यादा वजन आया, उसके लिए लगे अपनी पर्सनल लाइफ बेकार करी। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हम शायद हट गए। जैसे आज की नई पीढ़ी है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, IIT की तैयारी कर रही है, IAS PCS की तैयारी कर रही है, तो वो एक अटेम्प्ट में हार गए, मान लो, तो एक अटेम्प्ट में हार गए, 2 अटेम्प्ट में हार गए, तो टेंशन में आ गए आदमी। तो उनको लगता है कि जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से, मतलब जो मुझे लगता है कि हारना नहीं चाहिए, उसमें आपस में बांट लेना चाहिए। आपको क्या मानना है? देखो भाई, एक बात है, पढ़ाई हो या कोई किसी भी प्रकार का काम हो, मेहनत तो हर काम में है। आप पढ़ाई में भी मेहनत है। आप किसान के यहाँ चला जाइए, पहले खेती होती थी तो कितनी मेहनत से किसान गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर कैसे मेहनत करके उगाता था, वो भी मेहनत थी। उस समय अधिकारी भी थे, अधिकारी भी अपनी मेहनत करके IAS PCS ICS बना करते थे। ऐसा नहीं है
वो आज भी मेहनत है, लेकिन मेहनत के बावजूद सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि एक पढ़ाई में भी बड़ा डिफरेंट आ गया है। पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई लिखाई में काफी डिफरेंट है। अब आईआईटी डिफरेंट टाइप की पढ़ाई हो गई, कंप्यूटर से पढ़ाई चालू हो गई। पहले कंप्यूटर कहाँ थे, तो उससे तो बाद में आए कंप्यूटर। शायद उससे जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग करा है, कि पहले पढ़ाई के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। बुक्स खरीदने के लिए हमको आगरा जा रहे हैं, राजा मंडी, वहां से किताब खरीद रहे हैं, एक अटेम्प्ट में फेल हो गए मान लो, तो कोई नहीं, एक आपका सर्कल था, दोस्त थे, तो उनसे बोल दिया यार ऐसा हो गया, अटेम्प्ट में फेल हो गए, या हमारा आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया, या आईएएस में हम क्लियर नहीं हो पाए, तो एक बांटने के लिए हमारे मित्रगण हुआ करते थे, या हमारे रिलेटिव्स, चाचा ताऊ के बच्चे, भाई बहन, ये सब होते थे, तो प्रेशर बढ़ जाता था। और अगर मानो हम किसी कंपटीशन में सक्सेस नहीं होते थे तो दूसरे व्यक्ति बड़ी मदद किया करते थे, हेल्प करते, भाई तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, एक रास्ता मिल जाता था, रास्ता बताते थे, जिसको आज की डेट में पेड कंसल्टेंसी कहा जाता है। रास्ता बताते थे कि भाई तुम्हारा ये अंदर, उस समय हिस्ट्री की बड़ी नॉलेज हुआ करती थी, पुरानी हिस्ट्री पे बहुत क्वेश्चन पूछा करते थे, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस में। अब क्योंकि युग बदल गया, अब युग के बदलने के बाद वजन भी बदल गया। वजन में इतना आ गया कि आईएएस होने के लिए, आईपीएस होने के लिए बहुत मेहनत, पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब हिंदुस्तान में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वो एक समस्या पैदा होगी। और शायद डिप्लोमा, इंजीनियरिंग की जगह डिप्लोमा करके भी बहुत ऊंची पोजीशन पे चले जाते थे। अरे हमने तो ये देखा कि इंटेलिजेंट आदमी उस समय एमए बीए करके आईएएस पीसीएस हो जाता था। तो एक पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा कारण है। पॉपुलेशन, जो जनसंख्या जो भारत में बढ़ी है, वो डिप्रेशन का कारण है, और डिप्रेशन के कारण से जो है लोग बागों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक शायद रिजर्वेशन भी हो एक कारण। हाँ, रिजर्वेशन का भी है। हाँ, ये सारी पद्धति आ जाती है। पहले बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, अब जो कोटा पर कर दिए हैं कि यहाँ इतना, ये भी एक समस्या का कारण है। तो ओवरऑल एक डिस्कशन से समरी निकलती है कि तनाव पहले भी था, तनाव आज भी है, तनाव कोई नई चीज नहीं है। पहले आपके साथ लोग हुआ करते थे जिससे आप तनाव बांट लिया करते थे। दूसरी चीज, नौकरी है, हमको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, मगर दोस्तों का एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें एक दूसरे से अपनी मन की बात कर लें। उसका कारण वो ही आ गई ना, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन और और पॉपुलेशन आ गई, काम करने का तरीका बदल गया। अब आईटी सेक्टर का अलग हो गया, समझे कि नहीं, अपना हेल्थ का, डॉक्टरेट का अलग हो गया, विभिन्न तरह के। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक पहले भी थे, वैज्ञानिक आप भी। और तुमको मालूम होना चाहिए, ये जितना भी विज्ञान है जो आज की डेट में है, विज्ञान, चंद्रमा पे लोग पहुंच गए, ऐसा नहीं था। ये सब हमारी संस्कृति से ही मिला है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत उच्च लेवल पे थी। उसका ज्ञान हमारे लिए तो हमारे वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन उसका फायदा दूसरे देशों में ज्यादा उठाया। यहाँ शायद हम योग की भी बात कर रहे हैं, तो योगा भी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप डिप्रेशन कम कर सकते हो। इन जनरल जब डिप्रेशन होता है तो आदमी का डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब लेवल कम हो जाते हैं। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान की विधियां होती हैं, प्राणायाम हो गया या आज्ञा चक्र पे फोकस करना हो गया, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, हठ योग है, क्रिया योग है, बहुत सारी योग की पद्धतियां हैं। उससे भी आदमी का कहीं ना कहीं तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको अच्छा लगता है। मैं खुद योग करता हूँ। तो आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद एक कविता होगा और एक समरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो हम लोगों ने डिस्कस करा है। अगर तनाव हो, अपने मित्र गणों के साथ उस तनाव को बांटिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑफिस और सोने के बीच में
एक लाइफ होनी चाहिए जिसको हम हॉबी बोलते हैं, चाहे वो संगीत की हो, चाहे खेलकूद की हो, चाहे बातचीत की हो, उससे आपका तनाव डिस्ट्रीब्यूट होगा। गोलियों से ज्यादा मजा इन सब चीज से आएगा। तीसरा, जीवन में थोड़ा आध्यात्म को उतारें, ध्यान योग क्रिया कोई अच्छे संस्थान में रह के करें, उससे भी तनाव कम होगा। तनाव पहले भी था, तनाव आज भी था, पहले बढ़ जाता था, आज की डेट में तनाव बढ़ता नहीं है। अब इसी को लेकर एक हमने कविता लिखी है, उस कविता में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप भी इसमें अपना फीडबैक देना। सुनिएगा। उठ जा तू, आज की डेट में उठ जा तू ये मत सोच, उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा, उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा, मत कर इंतजार किसी का खामा खा परेशान हो जाएगा। शायद इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हो, शायद इसी को। खुद उठ जाओ, किसी का इंतजार मत करो। उठ जा तू ये मत सोच तुझे कोई उठाने आएगा, मत कर इंतजार किसी का खामा खा परेशान हो जाएगा। लगा जोर दिखा हिम्मत, लगा जोर दिखा हिम्मत, खुदा तेरा हौसला बढ़ाएगा। उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा, मत कर इंतजार किसी का खामा खा परेशान हो जाएगा। ढिंडोरा मत पीट, ढिंडोरा मत पीट, कर खुद की तारीफ। इसी को शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हो, अपने आप को भी तारीफ करनी चाहिए। ढिंडोरा मत पीट पर कर खुद की तारीफ, ये मत सोच कोई तारीफ करने आएगा, तेरा हुनर ही तेरे काम आएगा, मत कर इंतजार किसी का, तेरा हुनर तुझे बुलंदी आसमां पर पहुंचाएगा। खुद की तारीफ खुद से करना, खुद की तारीफ खुद से करना, तेरा जोश बढ़ जाएगा। नहीं चाहिए किसी का हाथ, नहीं चाहिए किसी का हाथ, तू खुद खड़ा हो जाएगा। खूबियां हैं तो खामियां भी होंगी, खूबियां हैं तो खामियां भी होंगी, खामियों पर काम करना, खामियों पर काम करना, खामियों को खूबियों में बदलना, तेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा, मत कर इंतजार किसी का खामखा परेशान हो जाएगा। हार का भी जश्न बनाना, हार से डिप्रेशन होता है एक तरीके से, हार का भी जश्न बनाना, हार नहीं है कोई सजा, हारोगे या जीतोगे। हार का भी जश्न बनाना, हार नहीं है कोई सजा, तूने नहीं किया कोई गुनाह। हार को भी सीढ़ी बनाना, एक एक कदम चलते जाना, एक बात जान ले तू, एक बात मान ले तू, जो हार कर भी खड़ा हो जाए वो असली योद्धा कहलाएगा। उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा। जिंदगी है सब आसान नहीं, जिंदगी है सब आसान नहीं, परेशानियां हैं पर तू परेशान नहीं। जिंदगियां हैं सब आसान नहीं, परेशानियां हैं पर तू परेशान नहीं। नसीब के सहारे बैठना नहीं, नसीब के सहारे बैठना नहीं, तुझ में नहीं है रत्ती भर कमी। उठ जा तू ये मत सोच कोई उठाने आएगा, मत कर इंतजार किसी का खामखा परेशान हो जाएगा। कैसा लगा? ये कविता बहुत ही एकदम आज के युग में इस कविता को बड़ा महत्व देना चाहिए। ये कविता भी गीता के आधारित पे बनाई है। उसमें श्री कृष्ण भगवान ने कर्म पे ज्यादा जोर दिया है। जो आदमी कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे देरी से मिले चाहे जल्दी से मिले। इसलिए ये जो कविता है वो भी हमारी जो है बहुत बड़ी जो है साहित्य के आधार पे बहुत बड़े जो हमारे बुद्धिजीवियों ने बनाए हैं, जिनको हम बोलते हैं पुराण बोलते हैं, उससे आधारित है। तो इसमें कृष्ण भगवान के द्वारा जो दिया गया है कर्म पे, इस पर कर्म पे जो विश्वास दिलाया है कि कर्म करते जा इसका फल मिलेगा, निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन इसको अपनाना पड़ेगा कविता को, इसको बुद्धिजीवियों को समझना पड़ेगा। और बुद्धिजीवी जिस समय अपने कर्म पे आए सवार हो जाएंगे तो उसकी सफलता उसको चूमेगी। बिल्कुल उसकी सफलता उसको चूमेगी, वो इसमें नहीं रहेगा कि सफलता नहीं चूमेगी। चलो आज के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।